नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू चैनल पर, जिस पर मैंने आपको 1 से 14 तक बायोलॉजी के सारे क्वेश्चन रिकॉर्डेड वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो जो नया है ना, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये एक और नया चैनल है। आपकी जो डेली क्लास होती है वो होती है मुजावदिया मनीष चैनल पर, है ना। तो वो मैंने ये 14 चैप्टर तक कंप्लीट करा चुके हैं। तो जो बाकी रह गया था उनके लिए मैंने रिकॉर्डेड वीडियो एक और नए चैनल पर बनाया है, तो इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए, तो पहला चैप्टर आपका है जीव जगत का। इसमें हम करेंगे सारे क्वेश्चन जितने भी हैं, ठीक है। ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, इनको करना बहुत ज़रूरी है। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि स्थिर जाति संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी। तो पहला क्वेश्चन है कि स्थिर जाति संकल्पना किसने दी थी। तो आप सभी का बिल्कुल सही आ जाएगा, कैरोलस लिनियस ने। कब? कैरोलस लिनियस ने 1758 में क्या किया था? कैरोलस लिनियस ने 1758 में नामकरण की द्विपद्धति का नामांकरण किया था। तो स्थिर जाति संकल्पना किसने दी थी? तो ये दी थी लिनियस ने। दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, न्यू वर्गीकी शब्द का उपयोग सबसे पहले किसने किया। दूसरे नंबर का क्वेश्चन है कि न्यू वर्गीकी शब्द का उपयोग सबसे पहले किसने किया था। बिल्कुल सही। तो न्यू वर्गीकी शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो किया था जूलियस हेक्सले ने किया था। किसने किया था? जूलियस हेक्सले ने किया था। अगला क्वेश्चन है, बेंथर तथा हुकर द्वारा दिया गया वर्गीकरण जो है वो कौन सा है। बेंथम तथा हुकर के द्वारा दिया गया वर्गीकरण जो है वो कौन सा हो जाएगा? तो वो आपका प्राकृतिक हो जाएगा। कौन सा? बेंथम तथा हुकर द्वारा दिया गया वर्गीकरण जो होता है वो आपका प्राकृतिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, वर्गीकरण की कृत्रिम पद्धति सर्वप्रथम किसने दी थी। वर्गीकरण की कृत्रिम पद्धति सबसे पहले लिनियस, डी केंडाले, प्लिनी द एडलर या बेंथर तथा हुकर। तो बिल्कुल सही जवाब है, वर्गीकरण की कृत्रिम पद्धति जो है वो प्लिनी द एडलर भाई साहब द्वारा दी गई थी। चलिए, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 5वें नंबर का, लिनियस द्वारा उपयोग की गई वर्गीकरण की पद्धति कौन सी थी। मैंने आपको 15 चैप्टर करवा दिए थे, वे वापस से जो नए हैं उन सभी के लिए 1 से 15 तक रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो इस वाले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। लिनियस द्वारा उपयोग की गई वर्गीकरण की पद्धति होती है कृत्रिम पद्धति होगी। अगला क्वेश्चन है, लिनियस ने नामकरण की एक पद्धति का विकास किया जिसे आप क्या कहते हो। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि लिनियस ने नामकरण की एक पद्धति का विकास किया जिसे आप क्या कहते हो। तो जिसे हम आप सभी को अभी बताया, कैरोलस लिनियस ने द्विनाम पद्धति का विकास किया था। चलिए, अगला क्वेश्चन है, टेक्सोनोमी या वर्गीकरण की आधारभूत इकाई या सबसे छोटी इकाई कौन सी है, बताइए। टेक्सोनोमी या वर्गीकरण की आधारभूत इकाई या सबसे छोटी इकाई कौन सी हो जाएगी। तो आप सभी को पता है वो है आपकी जाति। क्या हो जाएगी? जाति हो जाएगी। चलिए, अगला क्वेश्चन है, एक टेक्सान जो होता है वो किसके बराबर होता है। एक टेक्सान जो होता है संबंधित परिवार के समूह के बराबर, संबंधित जाति के समूह के बराबर, एक प्रकार के जीवित जीव के बराबर या किसी भी रैंक के टेक्सान के बराबर। तो आप सभी को पता है कि एक टेक्सान जो होता है वो किसी भी रैंक के टेक्सान के समूह के बराबर हो जाएगा। चलिए, 9वें नंबर का क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये रहा, मानव में सुधार के लिए मानव में सुधार के लिए आनुवंशिक सिद्धांतों का अनुप्रयोग क्या कहलाता है। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि मानव में सुधार के लिए आनुवंशिक सिद्धांतों का जो अनुप्रयोग है वो क्या कहलाएगा। यूथेनिक्स, यूजेनिक्स, यूफेनिक्स या एंथोलॉजी। वेरी वेरी गुड। तो मानव में सुधार के लिए आनुवंशिक सिद्धांतों का अनुप्रयोग जो कहलाता है वो यूजेनिक्स कहलाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, जीवाश्मों का अध्ययन क्या कहलाता है। जीवाश्मों का अध्ययन क्या कहलाएगा, बताइए। वेरी वेरी गुड। जीवाश्मों का अध्ययन जो कहलाता है वो जीवाश्म विज्ञान कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जीवाश्मों का अध्ययन जो है जीवाश्म विज्ञान कहलाएगा। पौधे या जंतुओं के समूह जो समान लक्षण वाले किसी भी रैंक के होते हैं उसे आप क्या कहते हो।
पौधे या जंतुओं के समूह जो समान लक्षण वाले किसी भी रैंक के होते हैं उसे आप क्या कहते हो? तो उसे हम कहते हैं टेक्सोन कहेंगे। क्या कहेंगे? पौधे या जंतुओं का समूह जो समान लक्षण वाले किसी भी रैंक का होता है उसे हम टेक्सोन कहेंगे। आधुनिक समय में वर्गीकरण का सबसे मुख्य आधार जो है वो क्या है? आधुनिक समय में वर्गीकरण का सबसे मुख्य आधार जो है वो क्या है? वेरी वेरी गुड। वाह। और किसी का आंसर? जो भी नया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें, ठीक है। 12 नंबर का वेरी वेरी गुड, एनाटॉमी और कायिक लक्षण। चलिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, पारिभाषिक शब्द संघ फाइलम किसने दिया था? फाइलम शब्द किसने दिया था? तो ये तो आप सभी को पता होना चाहिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फाइलम शब्द जो दिया था वो क्यूवियर भाई साहब ने दिया था। किसने? क्यूवियर भाई साहब। टेक्सोनोमी श्रेणी का क्रम, टेक्सोनोमी श्रेणी का क्रम बताइए भाई, 14 नंबर का। वेरी गुड। टेक्सोनोमी श्रेणी का क्रम जो होता है प्रभात, वर्ग, गण, कुल, ट्राइब, वंश और जाति। नामकरण की दो नाम पद्धति का अर्थ क्या होता है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नामकरण की द्विनाम पद्धति का अर्थ बताइए। वाह, बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं आपके। नामकरण की द्विनाम पद्धति का अर्थ जो होगा वो हो जाएगा, तो 15 नंबर का जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, कि द्विनाम पद्धति का अर्थ होता है एक वैज्ञानिक नाम और वंश तथा जाति से बना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। 16 नंबर का क्वेश्चन लिखा हुआ है, लिनियस को किसके लिए क्रेडिट मिला था? तो आप सभी को पता है कि लिनियस को द्विनाम पद्धति के लिए क्रेडिट मिला था। चलिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि द्विनाम पद्धति किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो द्विनाम पद्धति कैरोलस लिनियस ने। जाति क्या है? तो जाति क्या है भाई बताइए। 18 नंबर का क्वेश्चन, जाति क्या है? तो जाति आपकी एक प्रकार की जैव विकास की एक इकाई हो जाएगी। जाति क्या हो जाएगी? जैव विकास की एक इकाई हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन है, जाति वृत्ति वर्गीकरण किस पर आधारित है? जाति वृत्ति वर्गीकरण किस पर आधारित है? तो वो आधारित है सामान्य जैव विकासी वंशज पर आधारित है जाति वृत्ति वर्गीकरण। द्विनाम पद्धति में दो शब्द होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? वंश तथा जाति, गण तथा कुल, कुल तथा वंश, जाति तथा वेराइटी। द्विनाम पद्धति में दो शब्द होते हैं, वो कौन से होते हैं? वेरी वेरी गुड, 20 नंबर का। तो बिल्कुल सही, वंश। द्विनाम पद्धति में दो शब्द होते हैं, वंश और जाति। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि बिना जाति वृत्ति के वर्गीकी बिना मांस की हड्डी के समान है, यह कथन किसने दिया था? क्वेश्चन लिखा हुआ है कि बिना जाति वृत्ति के वर्गीकी बिना मांस की हड्डी के समान है, यह किसने दिया था? 21 नंबर का। वेरी वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब आया है 21 का सी, तख्ताजन ने कहा था। किसने? तख्ताजन ने कहा था। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक सिम्पेट्रिक जनसंख्या जो बाह्य संरचना में, एक सिम्पेट्रिक जनसंख्या जो बाह्य संरचना में समान लेकिन उनके बीच आपस में प्रजनन नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं? वेरी वेरी गुड। एक सिम्पेट्रिक जनसंख्या जो बाह्य संरचना में समान है लेकिन उनके बीच आपस में प्रजनन नहीं होता है, उसे जो हम कहेंगे उसे हम सिबलिंग जाति कहेंगे। कौन सी जाति कहेंगे? सिबलिंग जाति कहेंगे। 5 संघ के वर्गीकरण पद्धति में किसी भी एक संघ में नीले हरे शैवाल, क्या लिखा हुआ है? 5 संघ के वर्गीकरण पद्धति में किसी भी एक संघ में नीले हरे शैवाल, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु तथा मिथेनोजैक आर्की जीवाणु आते हैं, उन्हें आप क्या कहते हैं? तो उन्हें हम मोनेरा कहेंगे। क्या कहेंगे? ऑप्शन डी वाला। चलिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि वे जातियां जो विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में पाई जाती हैं उसे क्या कहते हो?
वे जातियाँ जो विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में पाई जाएगी उन्हें आप क्या कहोगे? तो उन्हें एलोपेट्रिक कहेंगे। क्या? वे जातियाँ जो विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में पाई जाती हैं एलोपेट्रिक कही जाती हैं। ऑप्शन सी वाला। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 25 नंबर का कि यदि पृथ्वी के वातावरण में CO2 नहीं होता, यदि पृथ्वी के वातावरण में CO2 नहीं होता तो पृथ्वी का तापमान कितना होता? क्वेश्चन लिखा हुआ है कि यदि पृथ्वी के वातावरण में CO2 नहीं होता तो पृथ्वी का तापमान वर्तमान तापमान से अधिक होगा, वर्तमान तापमान से कम होगा, समान रहेगा या वातावरण में उपस्थित OT की मात्रा पर निर्भर करेगा। 25 नंबर का क्वेश्चन। वेरी वेरी गुड। तो यदि पृथ्वी के वातावरण में CO2 नहीं होता है तो पृथ्वी का तापमान जो है वो उसके वर्तमान तापमान पर ही निर्भर करेगा। अगला क्वेश्चन है कि जीवों के वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा? जीवित जीवों के वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा? 26 नंबर का। बिल्कुल 26 नंबर का आ जाएगा। जीवित जीवों के वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य होता है अज्ञात जीवों की पहचान करना। एक वर्गीकरण का निकाय जिसमें गुणों की बड़ी संख्या को लिया जाता है वह क्या कहलाएगी? एक वर्गीकरण का निकाय जिसमें गुणों की बड़ी संख्या को लिया जाता है वह कृत्रिम निकाय कहलाएगी, प्राकृतिक निकाय कहलाएगी, सिंथेटिक कहलाएगी या जाति वृत्ति कहलाएगी? वेरी वेरी गुड। वो कहलाएगी प्राकृतिक निकाय कहलाएगी। एक वर्गीकरण का निकाय जिसे गुणों की बड़ी संख्या को लिया जाता है वह प्राकृतिक निकाय कहलाएगी। अगला क्वेश्चन है जेनेरा प्लांटेरम नामक पुस्तक किसने लिखी थी? क्वेश्चन लिखा हुआ है जेनेरा प्लांटेरम नामक पुस्तक जो है वो किसने लिखी थी? तो वो आप सभी को पता है कि जेनेरा प्लांटेरम नामक पुस्तक जो लिखी थी हैचिनसन भाई साहब ने लिखी थी। किसने? हैचिनसन भाई साहब ने लिखी थी। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन आ जाते हैं। सभी जीवित तंत्रों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण जो होता है वो क्या होता है? क्वेश्चन लिखा हुआ है सभी जीवित तंत्रों का सर्वाधिक मुख्य लक्षण जो क्या होता है वो क्या होता है? बताइए। वेरी वेरी गुड, बिल्कुल सही। आनुवांशिक सूचना का प्रतिलिपिकरण करना होता है। सभी जीवित तंत्रों का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण लक्षण होता है आनुवांशिक सूचना का प्रतिलिपिकरण होता है। आपेक्षित जैविक प्रभाविता RBE से अभिप्राय उन क्षतियों से होता है जो कम ताप द्वारा, उच्च ताप द्वारा, एन्सेफेलाइटिक द्वारा या विकिरण द्वारा। आपेक्षित जैविक प्रभाविता RBE से अभिप्राय उन क्षतियों से होता है जो आप सभी को पता है जो विकिरण द्वारा होता है। किसके द्वारा? विकिरण के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है फोटोलिथोट्राप्स के लिए क्या सत्य है? फोटोलिथोट्राप्स के लिए क्या सत्य हो जाएगा? वेरी गुड। फोटोलिथोट्राप्स के लिए जो सत्य होगा वो होगा कि इसमें जो है ये विकिरण से ऊर्जा तथा अकार्बनिकों से हाइड्रोजन प्राप्त करती है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 32 नंबर का। पृथ्वी पर पहला जीव जो था वो कौन सा था? साइनोबैक्टीरिया, रसायन परपोषी, स्वपोषी या प्रकाश स्वपोषी? पृथ्वी पर पहला जीव जो था वो कौन सा था? तो पृथ्वी पर जो पहला जीव था ना वो आप सभी को पता होना चाहिए कि वो जो था वो रसायन स्वपरपोषी था। पृथ्वी पर पहला जीव जो था वो रसायन परपोषी था। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि वंश की तुलना में कौन सा लक्षण कम सामान्य है? वंश की तुलना में कौन सा लक्षण कम सामान्य हो जाएगा? जाति, वर्ग, कुल या प्रभाव? वेरी वेरी गुड। वंश की तुलना में जो है कम सामान्य लक्षण जो है वो हो जाएगी जाति।
अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, पांच संघीय वर्गीकरण का मुख्य आधार क्या है? पांच संघीय वर्गीकरण का मुख्य आधार क्या हो जाए? केंद्रक की संरचना, पोषण की प्रकृति, कोशिका भित्ति या अलैंगिक प्रजनन। वेरी वेरी गुड। पांच संघीय वर्गीकरण का मुख्य आधार होता है पोषण की प्रकृति। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने, एक जाति के जीवों के लिए क्या सत्य हो जाएगा? बताइए। एक जाति के जीवों के लिए क्या सत्य हो जाएगा? इस पे मैं आपको रिकॉर्डेड वीडियो दे दूंगा सारे, जो मैंने पहले लाइव क्लास में करा दिए हैं। ठीक है, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, इस पे आपको बहुत सारे वीडियो मिलते रहेंगे। ठीक है, चलिए। एक जाति के जीवों के लिए क्या सत्य हो जाएगा? 35 नंबर का बिल्कुल आपका आ जाएगा आपसी सहप्रवाह। वे जीवधारियाँ जो अपचयनित अकार्बनिक यौगिक के ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त करते हैं वो क्या कहलाते हैं? वे जीवधारी जो अपचयनित अकार्बनिक यौगिक के ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त करते हैं उन्हें आप क्या कहते हैं? 36 नंबर का, उसे हम रसायन स्वपोषी कहेंगे। क्या? वे जीवधारी जो अपचयनित अकार्बनिक यौगिक से ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त करते हैं रसायन स्वपोषी कहलाएंगे। 37 का, फिनेटिक वर्गीकरण निम्न में से किस पर आधारित है? क्वेश्चन लिखा हुआ है, फिनेटिक वर्गीकरण निम्न में से किस पर आधारित है? लैंगिक लक्षण पर, जीवित जीवों के पूर्वजों की लाइनेज पर, जीवित जीवों के बाह्य लक्षण पर या डीएनए के लक्षण पर आधारित डोंटोग्राम पर। फिनोटिक वर्गीकरण किस पर आधारित है? 37 नंबर का, वेरी वेरी गुड। वो आधारित है लैंगिक लक्षण पर। क्या? फिनोटिक वर्गीकरण जो आधारित है वो आपका लैंगिक लक्षण पर आधारित होगा। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, जैव वर्गीकी का मुख्य उद्देश्य क्या है? जैव वर्गीकी का मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा? कोशिका लक्षण के आधार पर जीवों की पहचान तथा वर्गीकरण में उसका स्थान, बाह्य संरचना के लक्षण के आधार पर जीवों का वर्गीकरण, जीवों के विभिन्न टैक्सा की सीमा निर्धारित करना या जीवों का वर्गीकरण जैव विकास के इतिहास के आधार पर और अध्ययन के सभी क्षेत्रों के पैरामीटर के आधार पर उसका फाइलोजी स्थापित करना। तो जैव वर्गीकरण का जो मुख्य उद्देश्य होता है ना, वो आपको पता होना चाहिए कि जीवों का वर्गीकरण जैव विकास इतिहास के आधार पर और अध्ययन के सभी क्षेत्रों के पैरामीटर के आधार पर उसका फाइलोजेनी स्थापित करना होता। चलिए अगला क्वेश्चन है 39 नंबर का, जाति को आप क्या कहते हो? वेरी वेरी गुड। जाति को आप क्या कहते हो बताइए। तो ये क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी लगा लेना कि वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई, वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई कहलाएगी जाति। पौधे जो बीजाणु द्वारा प्रजनन करते हैं जैसे मांस तथा फर्ण, उन्हें क्या कहते हो? पौधे जो हैं जो बीजाणु के द्वारा प्रजनन करते हैं जैसे मांस तथा फर्ण, उसे आप क्या कहोगे? तो उसे हम जो कहेंगे वो कहेंगे स्पाइरोफाइडा। क्या कहेंगे? स्पाइरोफाइडा। पौधे जो बीजाणु द्वारा प्रजनन करते हैं जैसे मांस तथा फर्ण, उसे स्पाइरोफाइडा कहेंगे। आवृत बीज में मुख्य रूप से पौधे प्रभावी होते हैं, क्यों? क्वेश्चन लिखा हुआ है कि आवृत बीज में मुख्य रूप से पौधे जो हैं वो प्रभावित होते हैं, क्यों? वेरी वेरी गुड। इसलिए प्रभावित होते हैं क्योंकि इसमें विभिन्न आवासों में अनुकूल की क्षमता होती है। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन एक प्रजाति के लिए सही नहीं हो जाएगा? प्रजाति के लिए कौन सा सही नहीं हो जाएगा बताइए। बिल्कुल सही। ये जो होता है ये एक प्रजाति की आबादी में जीन प्रवाह नहीं होता, इसलिए ये प्रजाति के लिए बिल्कुल गलत हो जाएगा। एक प्रजाति के सदस्य में अंत प्रजनन हो सकता है, सही है। प्रत्येक प्रजाति अन्य प्रजातियों से प्रजनात्मक रूप से पृथक होती है, ये भी सही है। एक प्रजाति के सदस्यों के बीच विभिन्नता होती है, ये भी सही है, लेकिन बी वाला गलत हो जाएगा। जैविक संगठना किस स्तर से प्रारंभ होती है? जैविक संगठना जो है वो किस स्तर से प्रारंभ होगी? 43।
वेरी वेरी गुड। जैविक संगठना जो है उप सूक्ष्मदर्शी आणविक स्तर से प्रारंभ हो जाएगी, उप सूक्ष्मदर्शी आणविक स्तर से प्रारंभ हो जाएगी। सजीव जीवों को निर्जीव वस्तुओं से निरपाद रूप में उनकी किस क्षमता के आधार पर अलग पहचाना जा सकता है? क्वेश्चन लिखा हुआ है कि सजीव जीवों को निर्जीव वस्तुओं से निरपाद रूप में उनकी किस क्षमताओं के आधार पर उन्हें अलग पहचाना जा सकता है, बताइए। 44। वेरी गुड, बिल्कुल सी वाला, जनन के कारक। चलिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईसीबीएन का पूरा नाम क्या होगा? आईसीबीएन का पूरा नाम बताना है, बताइए। आईसीबीएन का पूरा नाम बताओ। आईसीबीएन का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। आईसीबीएन का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। अगला क्वेश्चन है, बीज स्वभाव के विकास में, क्या बीज स्वभाव के विकास में निम्न में से कौन सी एक चीज महत्वपूर्ण मानी जाती है? क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है, बीज स्वभाव के विकास में निम्न में से ऐसे कौन सी चीज हैं जो एक महत्वपूर्ण मानी जाएगी? वेरी गुड, विषम बीजाणु। क्या विषम बीजाणु। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राणी, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राणी अपनी विशिष्ट नाम से दी गई वर्गीकरण श्रेणी में सही मिलाया गया है? वेरी गुड, बिल्कुल सही। 47 नंबर का आ चुका है आपका ए वाला, बाघ टाइग्रिस, जो एक स्पेसीज है। निम्नलिखित में से वह कौन सा एक पहलू है जो मात्र सजीव वस्तुओं में ही पाया जाता है? 48 नंबर का। वेरी वेरी गुड। निम्न में से वह कौन सा एक पहलू जो मात्र सजीव वस्तुओं में पाया जाएगा? तो वो पाया जाएगा पर्यावरण में होने वाली घटनाओं की अनुभूति और उसकी स्मृति। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक जीव का सही वैज्ञानिक नाम? वैज्ञानिक नाम तो आपको याद करना ही है। निम्नलिखित में से किस एक जीव का सही वैज्ञानिक नाम? सही वैज्ञानिक नाम जो नामकरण के अंतर्राष्ट्रीय नियम के अनुसार सही छापा गया है। 49 का वेरी गुड, बी वाला हो जाएगा। कौन सा? बी वाला हो जाएगा, एक प्रोटोजोआ रोजक जिसमें सबसे ज़्यादा गंभीर प्रकार की मलेरिया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 50 नंबर पर आ जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? इनमें से आपको बताना है कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं। तो देखो, वानस्पतिक उद्यान संदर्भ के लिए जीवित पादपों का संग्रह बिल्कुल सही है। कुंजी नमूनों के पहचानने के लिए एक वर्गीकृत सहायता होती है, ये भी सही है। पादपालय में शुष्कीकृत प्रेस निकाय किए जाते हैं, ये भी सही। लेकिन संग्रहालय पादप और जंतुओं की तस्वीर का संग्रहण करना ये आपका गलत हो जाएगा। नाम पद्धति कुछ विशेष सार्वजनिक मान्य नियमों द्वारा दिया गया। निम्नलिखित में कौन सा एक कथन है जो नाम पद्धति नियम के विरुद्ध है? 51। वेरी गुड। जैविक नाम को किसी भी भाषा में लिखा जा सकता है, ये इसके बारे में बिल्कुल गलत है। जैविक नाम में पहला शब्द वंश अभी बताया था और दूसरा जाति होता है, ये तो सही है। नाम को लैटिन भाषा में और देशी अक्षर में लिखते हैं, ये भी सही है। नाम को जब हाथ से लिखते हैं तो उसे रेखांकित किया जाता है, ये भी सही है। लेकिन ऑप्शन ए वाला आपका बिल्कुल गलत आ जाएगा। बड़े आकार के जंतुओं के मुकाबले में छोटे आकार के जंतुओं के लिए पहाड़ी पर चढ़ना आसान होता है, क्यों? बताइए। वेरी गुड। बड़े आकार के जंतुओं के मुकाबले में छोटे आकार के जंतुओं को पहाड़ी पर चढ़ना इसलिए आसान होता है क्योंकि छोटे आकार वाले पशुओं की उपापचयी दर अपेक्षाकृत अधिक